जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज है 22 जनवरी। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है। प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है। और आज 22 जनवरी को, क्योंकि जो राम मंदिर है उसका इनॉग्रेशन है, तो उस सिलसिले में यूपीएससी का जो कोर्स है वो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। जी हाँ, 99 रुपीज़ में। इसीलिए इसका उपयोग ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज पर। अब देखिए, इंडिया बांग्लादेश के टाइज के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है कंप्लीटली। इसके बारे में तो हम देखेंगे ही। और जैसा मैंने आपको बोला है कि नए तरीके से हम एडिटोरियल्स कवर कर रहे हैं, जहां पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव या फिर समरी देखते हैं आर्टिकल की, जिससे कि हमको एक आइडिया आ जाए कि आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद जो आर्टिकल में बाकी चीज़ें दी हुई है उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में देखते हैं। पहले क्वेश्चन पूछते हैं, देन उसका जवाब देते हैं, जिससे कि एग्जाम में आपको सोचने में, समझने में, याद रखने में आसानी हो। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंडिया बांग्लादेश है वो कहाँ पर है ये आपको पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले ये है भारत। यहाँ पर हमें बांग्लादेश जो है वो दिखाई देता है। अब कौन कौन से स्टेट इस बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे इधर है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हमें आसाम देखने को मिलता है, यहाँ पर मेघालय देखने को मिलता है, यहाँ पर है ये त्रिपुरा, यहाँ पर हमें मिजोरम देखने को मिलता है, और यहाँ पर है म्यांमार जो बांग्लादेश को बॉर्डर करता है। अब यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, है ना। रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कंट्रोवर्सी में तीस्ता रिवर देखने को मिलती है। बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्रा जो है ये भी उस लाइन में हमें देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो बेसिकली 4000 किलोमीटर के आसपास का है ना, उससे भी ज़्यादा। वर्ल्ड 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर हमें देखने को मिलती है, जो 5 इंडियन स्टेट्स वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से जाता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो 1946 जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का पार्टीशन, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बना था वेस्ट पाकिस्तान, और ये बना था ईस्ट पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। द 1971 का लिबरेशन वॉर होता है, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो रिलेशनशिप जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी कॉर्डियल है। लॉन्ग बॉर्डर, जहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इलीगल इमिग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो स्मगलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रेड एंड कोऑपरेशन, काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, उसके बावजूद जो ट्रेड है, जो कल्चरल एक्सचेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें बांग्लादेश के साथ देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में, काफ़ी पोटेंशियल है। और अभी रिलेशनशिप जो है इंडिया बांग्लादेश के वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव क्या आर्टिकल क्या है, समरी क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी हमारा रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो यहाँ पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो भी आ रहा है कि पॉलिटिकल हमारे रिलेशन, इकोनॉमिक हमारा रिलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल कोऑपरेशन किस तरीके का रहा है, मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ, इकोनॉमिक टाइज के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ, जो पॉइंट ऑफ टेंशन दोनों देशों के बीच में चल रही है, जिसमें तीस्ता रिवर डिस्प्यूट आता है, जिसमें रोहिंग्या इशू आता है, ये भी इस आर्टिकल में बात की जा रही है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में ये किस तरीके से मेंशन किया गया है। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है वो 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के तहत आता है, क्योंकि उससे पहले तो बांग्लादेश था ही नहीं। लेकिन बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में और बांग्लादेश को अपनी एक पहचान दिलाने में इंडिया ने एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदा की थी, जहां पर पाकिस्तान को पछाड़ दिया था। जब पाकिस्तान के साथ यूएसए खड़ा था, उस समय पर भी इंडिया जो है उसने साथ दिया बांग्लादेश का, और फिर रशिया जो है वो इंडिया के साथ आता है, जहां पर बांग्लादेश को एक आज़ादी मिलती है। नहीं तो कई सारी हिंसा बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रही थी। जो रिलेशन है वो काफ़ी वेरियस इश्यूज़ के वजह से खट्टे मीठे जो है वो चलते रहे। अब शेख हसीना किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करने के लिए, तो शेख हसीना जो पावर में है 1996 में, काफ़ी पायटल रोल जो है वो प्ले कर रही है टाइज को इम्प्रूव करने में। उन्होंने जो ट्रीटी है, काफ़ी ट्रीटी, जैसे गंगा वाटर को शेयर करना बोलिए, दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिफेंस, ये सब के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है। अब करंट स्टेटस क्या है इकोनॉमिक कोऑपरेशन का? देखिए, इंडिया और बांग्लादेश जो है स्टेडीली उनके रिलेशंस ग्रो हुए हैं, जहां पर 18 बिलियन ट्रेड हमें देखने को मिला है। बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, और उसी के साथ साथ
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है 2022 में की थी, जिससे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा एनहांस किया जा सके। इंडिया किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो इंडिया मेजर डेवलपमेंट पार्टनर है बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर $7 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब भाई जितना पैसा आपको चाहिए हम इतने हद तक पैसा आपको देंगे, फिर जितना आपको लग रहा है उतना आप इस्तेमाल करो, बाकी आप पैसा रिटर्न कर दो, इस तरीके से। अब ये क्या मतलब बेसिकली डोनेट किया जा रहा नहीं, वो भी लेता, बेसिकली लोन ही होता है ना, इतना हम आपको पैसा देंगे, इतना आपको जहाँ खर्च करना है करो। नोटेबली यहाँ पर अगरतला रेल लिंक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इनॉग्रेट की गई थी मोदी और शेख हसीना के द्वारा, जहाँ पर बांग्लादेश को कनेक्ट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के साथ, त्रिपुरा जो हमें लिंक देखने को मिलती है। अब पॉइंट ऑफ टेंशन क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो है सबसे बड़ी यहाँ पर जो टेंशन है बनी हुई है, जहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है तीस्ता रिवर का, उसमें यहाँ पर चैलेंजेस जो है फेस किए जा रहे हैं। दूसरा हमें देखने को मिलता है जो रोहिंग्यास का इशू है ना, बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ग्लोबल डायमेंशन जो डिस्कस किए जा रहे हैं वो क्या है, यूएसए ने एक्सप्रेस किया है अपना कंसर्न अबाउट ड्रामेटिक बैकस्लाइडिंग इन बांग्लादेश, जहाँ पर सैंक्शन जो है बांग्लादेशी एंटी क्राइम एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स पर लगाए जा रहे हैं। अब समरी अगर हम देखते हैं तो हमें सीधा सीधा देखने को मिलता है कि ये जो हमारे टाइज है बांग्लादेश के साथ काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इम्प्रूव भी हुए हैं, एक्सेप्ट दिस पॉइंट ऑफ टेंशन बाकी सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से जा रही है। तो शेख हसीना का यहाँ पर इलेक्शन में आना, ये जीत कर आना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए। हालांकि इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, है ना, पिछले हम दिनों में कुछ आर्टिकल्स देखने को मिले थे कि भाई बांग्लादेश जो है वहाँ पर बेसिकली होता क्या है। वहाँ पर ऐसा होता था कि जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाती थी, जो मतलब ये इलेक्शंस होते थे बांग्लादेश में उसको फ्री एंड फेयर हो ये देखा जाता था, लेकिन यहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट को स्टैब्लिश ही नहीं किया गया। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो शेख हसीना की सरकार यहाँ पर आई है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू आई ही नहीं है। तो ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही थी जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो हमने रिलेशन देखे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एचयूएल डिस्ट्रीब्यूटर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब ऑलमोस्ट जो हम घर में हमारे जो एफएमजीसी यूज़ करते हैं वो उसमें से 90% प्रोडक्ट जो है वो शायद एचयूएल के ही आप यूज़ करते होंगे, है ना, सभी उसमें आता है इंक्लूडिंग रेन भी, तो इसलिए बहुत सारे आप वही प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे। अभी इसमें कंट्रोवर्सी आ रही है। अब क्यों कंट्रोवर्सी आ रही है तो आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, मैन्युफैक्चरर समझ लीजिए एचयूएल, देन यहाँ पर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं अपना माल डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा देते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपना माल कहाँ तक देते हैं, दुकानों में बांटते हैं, ठीक है, दुकानों में, मतलब यहाँ पर मैंने एक लेयर जो है वो कस्टमर ही दे दी कि भाई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं दुकानों में, दुकान जो है वो कस्टमर्स को बेचते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ये इंश्योर करते हैं कि भाई जो भी यहाँ पर माल मार्केट है वहाँ पर रहना चाहिए, है ना भाई। ये हर जगह एचयूएल का जो मेन हेड है वो तो चाचा के दुकानों में देखेगा नहीं ना कि भाई तुम्हारे पास हमारा माल है कि नहीं है कि नहीं, ख़त्म हो गया, क्योंकि दुकानदार को क्या, दुकानदार तो बोल देगा भाई ऋण नहीं है दूसरी सामान लेके जाओ, है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूटर वो देखता है कि पूरा माल जो है एचयूएल का सही तरीके से रखा हुआ है या नहीं, फिर वो यहाँ पर बांटता है। अब इसको भी कुछ पैसा मिलता होगा, है ना। अब समझ लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी आसान तरीके से ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए क्या है ना कि यहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चरर है ये अगर 100 रुपये की कोई चीज़ बना रहा है, ठीक है, अब ये 100 रुपये की कोई चीज़ बना रहा है, ये इसको दे रहा है। अब ये जब इसको देगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी ये लेगा, ठीक है, ये समझ लीजिए ये था पहले 6%, ठीक है, 6% कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी लेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देन उसके बाद ये इसको देगा मार्केट को, फिर मार्केट अपना प्रॉफिट ज्वाइन करके कस्टमर जो है उसको बेचेगा, बराबर है। तो अब ये जो 6% है, ये जो 6% इसको मिल रहा था, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, समझ लीजिए इसको 6 रुपये मिल रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहा है। अब ये 6 रुपये को जो एचयूएल है उसने कम कर दिया। दो तरीके थे, एक 6 रुपये ये फिक्स्ड वाला था, ये था फिक्स्ड, और वेरिएबल था कि तुमने अगर समझ लीजिए कि 10 माल बेच दिया तो मैं तुमको 4 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है, मतलब टोटल अगर इसने इतना बेच दिया तो ये 4 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये वेरिएबल वाला हो गया। तो एक फिक्स था एक वेरिएबल वाला था, तो ये फिक्स्ड वाला कम कर दिया, वेरिएबल वाला बढ़ा दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है
वो अगर नहीं बेच पाया तो ये तो उसको मिलेंगे ही नहीं, तो इसलिए वो फिक्स्ड वाले पे ज़्यादा निर्भर रहते थे। तो फिक्स्ड वाला जो उसको कम कर दिया गया, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये हमको जो है वो फिक्स्ड वाला कम करके नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, इससे तो बॉयकॉट करेंगे, इससे तो और कम होंगे, है ना। वेरिएबल वाला हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको फिक्स वाला ज़्यादा चाहिए। तो ये पूरा मसला यहाँ पर चल रहा है, ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बस इतनी ही चीज़ है, बाकी और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली ये लेयर आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट इस पर आते हैं, यहाँ पर रिवाइवल ऑफ IMEC आइडिया। IMEC आइडिया, इसके बारे में ये चीज़ जो है वो बात की जा रही है यहाँ पर, IMEC आइडिया। अब देखिए यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आपको पता है कि भाई यहाँ पर मुंबई से निकल रहा है, देन यहाँ पर जा रहा है, देन यहाँ से ऐसे अलग अलग, मतलब यहाँ पर हमें जो रेल सी रूट है वो भी देखने को मिल रहा है, जो रेल रूट है वो भी देखने को मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, जिससे कि हम सीधा हमारा माल जो है वो यूरोप तक पहुँचा सकते हैं। और कहाँ से, समझ लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के वहाँ से। नहीं तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा माल यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से पहुँचता है। ये क्या है, ये है रेड सी, है ना, रेड सी। रेड सी में अभी प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट हो सकता है, ये वाला रूट। और इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, IMEC आइडिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, मतलब बिसाइड्स ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिजिटल केबल्स जो है, वहाँ पर IMEC जो है ये हाइड्रोजन पाइपलाइन भी कैरी आउट करेगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर चल रहे हैं, जो टेंशन्स यहाँ पर चल रहे हैं, इसकी वजह से ये वाला इशू थोड़ा ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि USA ने तो बोला था कि भाई ये वाला हम इसी साल में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी तक उसकी मीटिंग भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है यूट्यूब पर, मैप के थ्रू कवर किया हुआ है, तो इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताने के लिए ये चीज़ लेकर आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो रूट है, ये रेड सी वाला है। रेड सी ब्लॉक करने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से पूरा घूम के यूरोप तक पहुँचना पड़ रहा है ना। तो ये अगर बन जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी नीड फ्री एक्सेस। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्टिकल का, ऑब्जेक्टिव है कि फाइंडिंग जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2023, इसका रिपोर्ट आया है, जहाँ पर स्मार्टफोन एक्सेस जो है 14 to 18 ईयर्स ओल्ड, ये फोकस किया जा रहा है। अब एसर जो है वो देखता ही है 14 से 18 साल के बच्चों को, ठीक है, उनके बारे में ही देखा जाता है। इसमें स्मार्टफोन ओनरशिप जो, उसमें डिस्पैरिटी हो रही है, पर्टिकुलरली जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से उनकी जो स्किल है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है इंक्लूडिंग एजुकेशन, वो भी हैम्पर हो रहे हैं। आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है कि बेसिक एक्सेस जो है वाइड स्प्रेड हो रहा है, ओनरशिप काफ़ी क्रूशियल है डीपर एंगेजमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, पैरेलल विद अर्लियर एक्सपेरिमेंट जो रेस किए गए थे स्मार्टफोन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड। हमारे लिए एग्जाम के लिए जानना ज़रूरी है ऐसे रिपोर्ट के बारे में। ऐसे रिपोर्ट यहाँ पर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन 2005 से लाया जा रहा है। ये एग्जामिन करता है स्कूलिंग स्टेटस को, फाउंडेशनल लर्निंग को बच्चों का, ठीक है। अब यहाँ पर 14 to 18 एज ग्रुप जो है उनको देखा जाता है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर रूरल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ में देखा जाता है, सर्वे किया जाता है। उनको 4 पॉइंट पर सर्वे किया जाता है, बेसिक रीडिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश एबिलिटी, जो बेसिक स्किल है उसका एप्लीकेशन किस तरीके से कर रहे हैं, एवरीडे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रिटन इंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन जो कि रियल लाइफ में की जानी चाहिए। तो इन पैरामीटर्स पर देखा जाता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रीलिम्स हो मेंस हो। अब बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एसर 2023 रिपोर्ट जो है क्या रिवील कर रहा है, ये रिवील कर रहा है 92% जो सर्वेड यूथ है इस एज ग्रुप के नो हाउ टू यूज़ अ स्मार्टफोन। उनको पता है कि भाई स्मार्टफोन कैसे यूज़ करना है। हम छोटे बच्चे नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर 14 से 18 साल के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ लीजिए 10वीं से 12वीं, है ना, वो एज ग्रुप का यहाँ पर देखा जा रहा है। हाउएवर हाईलाइट सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी इन स्मार्टफोन यूजर्स, ओनरशिप जो है उसमें डिस्पैरिटी है। 44% बॉयज़ एंड 20% गर्ल्स जो है वो खुद के डिवाइस ओन कर रहे हैं। स्मार्टफोन ओनरशिप कैसे एबिलिटी यहाँ पर ये कर रहा है कि भाई ओनरशिप है तो कैसे वो एबिलिटी चेंज हो रही है। बेसिक स्मार्टफोन स्किल जो है वाइड स्प्रेड दोनों ही जेंडर में है ना। ओनरशिप क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है डीपर इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज के बारे में, जैसे ब्राउजिंग जो है इन्फॉर्मेशन वो इक्वली एक्सेसिबल है दोनों ही जेंडर रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप। लेकिन जो फाइंडिंग है, शेयरिंग है वीडियोस का, वो यहाँ पर ओनरशिप पर डिपेंड करता है। फाइंडिंग क्या यहाँ पर आ रही है, ये आ रही है 90% ऑफ सर्वेड यूथ जो है रिपोर्टेड यूजिंग अ सोशल मीडिया इन द वीक प्रायर टू द सर्वे, ठीक है, वीक में। फैमिली यहाँ पर जो सेफ्टी फीचर्स है
वो यहाँ पर देखा जा रहा है, जैसे कि पासवर्ड चेंज करना, ब्लॉकिंग करना प्रोफाइल्स को, लार्जली डिपेंड ऑन ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन। ये तो ऑब्वियस है, मतलब कोई नई चीज़ यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही। देखिए एग्जाम के लिए हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाली। यहाँ पर जेंडर ओनरशिप कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं पार्टिसिपेशन में, तो आर्टिकल बता रहे हैं कि भाई ऑनलाइन सर्विसेज, कमर्शियल एक्टिविटीज़, गर्ल्स जो है लेस पार्टिसिपेशन हो रहा है बॉयज़ के कंपैरिजन, ये देखने को मिल रहा है। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो मेंशन किया गया है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो आर्टिकल रेफर करता है अर्लियर एक्सपेरिमेंट 2017, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है टैबलेट्स का बच्चों में वो देखा गया था। आर्टिकल कैसे यहाँ पर स्पेकुलेट कर रहा है फ्यूचर रोल स्मार्टफोन का, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करने ही वाला है ना। लेकिन जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो नहीं रहना चाहिए, ऐसे यहाँ पर बातें की जा रही है। खैर, तो ये है हमारा वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी एम अकेडमी ऐप 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पर जो यूपीएससी का कोर्स है मिल रहा है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, मिस मत कीजिए। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप अभी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।